हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पीडियाट्रिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का क्या नाम है? मेरास्मस। मेरास्मस एक सैम का पार्ट है। सैम, व्हाट इज सैम? इट इज सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसके अंडर मेरास्मस और क्वॉशियरकर आते हैं। ठीक है, अगर हम मेरास्मस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कैलोरी है उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। किसमें? बच्चों में। ठीक है, ये बच्चों में देखने को मिलता है, सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी। ठीक है, कैलोरीज की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मेरास्मस के बच्चों में। और ये सैम, दैट इज सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ये इसके अंडर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मेरास्मस की तो इसमें एडिमा ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्वॉशियरकर की अगर हम बात करें तो उसमें एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन की डिफिशिएंसी होती है। एल्ब्यूमिन की टेंडेंसी है कि वो हमारी ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है उसको होल्ड करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा अंडरनीथ द स्किन, और वो क्या करेगा? स्वेलिंग, टिश्यूज के बीच में वाटर कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग आएगी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो क्वॉशियरकर में एडिमा देखने को मिलता है। लेग से स्टार्ट होती है स्वेलिंग और पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनासार्का। होल बॉडी स्वेलिंग, इट इज़ नोन एज एनासार्का। बट अगर मेरास्मस की बात करें तो उसमें एडिमा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉजेज़ की कि ये होता किस लिए है। देखिए, अगर इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी वजह से भी मेरास्मस हो सकता है। अगर जो बच्चा है उसकी अर्ली वीनिंग कर दी गई है, वीनिंग का क्या मतलब होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को स्विच करके हम जो बाहर की आउटसाइड डाइट है वो देना स्टार्ट करें, दैट इज वीनिंग। 6 मंथ्स तक कंपलसरी है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। हो सके तो 1-2 साल तक करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट 6 मंथ्स तक बहुत कंपलसरी है। अगर कोई उससे पहले ही बच्चे की वीनिंग स्टार्ट कर दे तो उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है मेरास्मस होने का और माल नरिशमेंट का। ठीक है, अर्ली फीडिंग, स्विचिंग टू लो कैलोरी डाइट। ठीक है, बच्चा वीनिंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो बाहर से डाइट ले रहा है उसमें कैलोरी का अमाउंट क्या है, उसका कंटेंट क्या है, कम है। ठीक है, तो बच्चा कम खा रहा है या फिर उसको दिया ही कम जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? पॉवर्टी। अगर जो उसके पेरेंट्स हैं उनमें क्षमता ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से खिला पिला सकें, है ना, गरीब अगर कोई है उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका और क्या कारण है, फूड स्कैर्सिटी, किसी वजह से अगर खाने की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे कि ऑब्वियसली पॉवर्टी भी इसका एक कॉज है। प्लस अगर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, ड्रॉट है कहीं पे, इन सूखा पड़ गया है, इसकी वजह से भी। नेक्स्ट अगर हम अदर कॉजेज़ देखें तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक डिजीज़ है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा नहीं है, कैलोरीज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब खाने से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसके जीआई ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उस वजह से इंटेस्टाइन्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं नरिशमेंट को खाने के थ्रू। वो खाना अच्छा खा रहा है बट जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उस खाने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कैसे मेरास्मस कॉज कर सकता है? देखिए,
जो हमारा हार्ट है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, कोई बच्चे के हार्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो उससे क्या होता है, हार्ट की मसल्स एक्टिवली काम करती है। अगर एक्टिवली काम कर रही है तो क्या होता है, जैसे बच्चा कभी खाने बैठता है या कुछ होता है तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उस वजह से क्या है, बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाएगा या खाना खाएगा थोड़ा सा खा के छोड़ देगा, और जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज वहाँ पे बर्न हो रही है, प्लस बच्चा ठीक से खा भी नहीं रहा है, तो ये सारे कॉजेस मिलके बच्चे में क्या करता है, माल नरिशमेंट कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर क्या है, इन्फेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, फ्रीक्वेंट और द चाइल्ड इज गेटिंग इल फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्या है, इलनेस, ठीक है, उसकी वजह से भी, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो खाना नहीं खाते हैं ठीक से, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, और कोई बच्चा अगर लगातार बीमार पड़ रहा है तो वो ठीक से खाना नहीं खाएगा, उस वजह से भी हमारा मेरास्मस हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। इसमें हमें इडीमा याद रखना है कि ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो इसे क्वाशियरकर से अलग करता है, प्लस क्वाशियरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, ये भी एक क्या है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इनमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे आएंगे मेरास्मस के बच्चों में, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो बच्चा होगा वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा, हाइपोथर्मिक होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं, ये जो हम आगे लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो बच्चा होगा उसमें रिब्स क्या होंगी, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट रिब्स, मतलब जो उसकी रिब्स हैं वो दिखती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्किन से ही दिखती है बहुत ज़्यादा, ऐसा एक पैटर्न दिखता है रिब्स का, वो इंडिकेट करता है माल नरिशमेंट को, ठीक है। और अगर हम देखें तो लूज स्किन फोल्ड्स, बटक्स के अराउंड, लेग्स के अराउंड कैसा होता है, एक बहुत लूज स्किन फोल्ड होते हैं, और वो कैसी अपीयरेंस देते हैं, बैगी पैंट्स अपीयरेंस, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें सिवियर वेस्टिंग, सिवियर वेस्टिंग किस वजह से होती है, जब बॉडी में प्रोटीन भी नहीं रहते हैं, मसल्स के अंदर प्रोटीन भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, मसल्स बिल्कुल थिन हो गई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिवियर वेस्टिंग। इसमें चेहरा कैसा लगता है, दिखता है, ओल्ड मैन लाइक फेस, किसी बूढ़े व्यक्ति जैसा चेहरा दिखता है, ठीक है, किस वजह से, सिवियर वेस्टिंग की वजह से पूरे गाल पे चक जाएंगे, ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती हैं। ओल्ड मैन लाइक फेस, बैगी पैंट्स अपीयरेंस, किस वजह से, लूज स्किन फोल्ड्स अराउंड बटक्स एंड लेग्स, और प्रोमिनेंट रिब केज, ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इन बच्चों की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े से बच्चे होते हैं। अगर इनकी एपेटाइट की बात करें तो एपेटाइट इज गुड, इनकी एपेटाइट अच्छी होती है, ठीक है। डिहाइड्रेटेड दिखते हैं, डिहाइड्रेटेड मतलब बॉडी में किस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम है, ठीक है। हाइपोथर्मिक मतलब जो बॉडी ठंडी पड़ी हुई है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये खैर हमारा इससे पहले वाला पॉइंट था कि ये इतना ज़्यादा जो अपीयरेंस है, इतना स्किनी अपीयरेंस क्यों होता है। ये जो चाइल्ड होते हैं ये कैसे दिखते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, स्किन एंड बोन्स। चाइल्ड्स अपीयर स्किन एंड बोन्स। स्किन एंड बोन्स का मतलब
सिर्फ खाल और हड्डियां ही दिख रही है, इतना ज़्यादा पतला बच्चा होता है, इतना ज़्यादा माल नरिश्ड बच्चा होता है, ठीक है। तो स्किन एंड बोन्स जहाँ आएगा तो हम क्या समझेंगे कि उसमें मेरास्मस की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए जैसे बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है, इससे क्या बनेगा, हमारा एनर्जी बनेगा, कैलोरी से, जो भी हम कैलोरी इंटेक करते हैं उससे ग्लूकोज और फिर एनर्जी। अब कैलोरी क्या हो गई है, खत्म, तो बॉडी किसको डिप्लीट करना स्टार्ट करेगा, फैट को। अब फैट से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए ग्लूकोज का सिंथेसिस, नया ग्लूकोज बनना। अब कैलोरी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर फैट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब जब फैट रिजर्व्स भी खत्म हो जाएंगे बॉडी में, फिर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, जिससे क्या होती है, सिवियर वेस्टिंग। जब मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जो मसल्स हैं उनके अंदर का प्रोटीन खत्म, मतलब मसल्स का साइज कम और श्रिंक हो जाती है, उस वजह से सिवियर वेस्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और ये मेरास्मस में होता है। सबसे पहले कैलोरी खत्म हो गई, फिर फैट रिजर्व्स के बाद मसल प्रोटीन्स का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें हम इसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस, तो अकॉर्डिंग टू WHO इसके क्राइटेरिया हैं, जैसे MUAC क्या हो गया, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होता है जो यहाँ से बच्चों में नापते हैं। 13.5 है या उससे ज़्यादा है तो सही है, ठीक है। अगर 12.5 तक है तो बच्चे में क्या है, माल नरिशमेंट, या 13.5 से कम है सॉरी, अगर 13.5 से कम है तो माल नरिशमेंट इंडिकेट करता है। अगर ये कम होगा 11.5 से तो ये इंडिकेट करेगा SAM, दैट इज सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इट इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। जैसे ये स्केल है 13.5, 12.5, 11.5, इसके यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेड जोन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, येलो जोन, इसके नीचे हमारा क्या होगा, ग्रीन जोन। मतलब ठीक है, यहाँ हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, येलो जोन, और 11.5 से कम है हमारा रेड जोन, ठीक है। ये हो गया मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के बारे में। अगर हम बात करें MUAC हो गया, एक हमारे पास होता है वेट फॉर हाइट रेशियो। अगर इसका लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो मतलब क्या है, बच्चे को SAM, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई एक बच्चा है, उसकी हाइट है x, ठीक है। अब उसका वेट होना चाहिए इस हाइट के लिए 10 kgs, ठीक है। तो 10 kgs है, यहाँ पे हमारा 10 kgs है, 0 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये +1, +2, +3, यहाँ -1, -2, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब 10 kg से 1 यूनिट कम है, 9 है, तो वो क्या हो गया, -1 स्टैंडर्ड डिविएशन। और कम है, 8 है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर 7 है तो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। जितना पीछे जाता रहेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जितना वेट होना चाहिए, अगर उससे -3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक पीछे आ गया है तो वो क्या है, हमारा SAM, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और अगर बच्चे को क्या है, सिवियर वेस्टिंग है, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को क्या है, मेरास्मस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, उसमें जो आयरन होगा वो कम होगा, पोटेशियम कम होगा, सोडियम कम होगा, ठीक है। बच्चे में अनीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, इन सबको हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं,
ठीक है। लैब टेस्ट में हम देखें तो सोडियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस होता है, आयरन कम होगा बॉडी में, ठीक है, जिससे अनीमिया होगा। तो ये सब किस बारे में है, ये सब है इसका डायग्नोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखिए जो मेरास्मस वाला बच्चा है वो कंपैरेटिवली बेटर है क्वाशियरकर से, क्योंकि देखो क्वाशियरकर में क्या होता है, प्रोटीन कम है और जब हम उसको खाने को देते हैं तो पहले हमें बहुत स्लो स्टार्ट करना होता है कि वो उसे टॉलरेट कर सके, ठीक है। लेकिन जो मेरास्मस का बच्चा है वो फीड को अच्छे से टॉलरेट स्टार्टिंग से ही करता है, ठीक है। तो ये मेरास्मस फिर भी जो बच्चा है इन टर्म्स ऑफ डाइट इनटेक वो फिर भी सही है, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा खाना देंगे तो वो फिर भी उसे टॉलरेट कर लेगा, खा के उसको कोई बुरा नुकसान नहीं होगा, रीफीडिंग सिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरास्मस वाला बच्चा है उसमें क्या है, अगर हमने उसे जो क्वाशियरकर वाला बच्चा है उसमें अगर हमने उसको फीड दिया, ज़्यादा फीड दे दिया, तो वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, उसको बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर हम बात करें रीफीडिंग सिंड्रोम की, तो देखिए रीफीडिंग सिंड्रोम एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सिवियरली इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट का लेवल बहुत कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा, हाइपो कैलीमिया एंड देन हाइपो मैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इन रीफीडिंग के केस में। और ये फर्स्ट 48 आवर्स में इसके सिम्टम्स जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि 4 दिन तक हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। जब हम उसको दोबारा, जैसे कोई माल नरिशमेंट का बच्चा है, जब हम उसको फीड प्रोवाइड करते हैं तो 4 दिन हमें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि 4 दिन के बाद वो फीड को अच्छे से टॉलरेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके पहले हमें उसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो बच्चे को नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, पिन लाइक सेंसेशन हो सकती है कि जैसे कहीं पे पिन चुभ रही है, ठीक है। और जो इसमें एडिमा है वो भी देखने को मिल सकता है, लेग्स पे एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में है, रीफीडिंग सिंड्रोम। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मेरास्मस के मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसको ट्रीट करना है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लूकोज वाटर दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू कीप द चाइल्ड वार्म। जैसा मैंने बताया, हाइपोथर्मिया यानी बच्चे की बॉडी जो है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, तो हमें बच्चे को गर्म रखना है, ठीक है। अब जो डिहाइड्रेशन है उसको हमें ट्रीट करना है किससे, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इससे ग्लूकोज भी पूरा होता है और हाइड्रेशन भी अच्छे से मेंटेन रहता है, डिहाइड्रेशन भी कम होती है ORS से, ठीक है। अगर हम देखें कि मैनेजमेंट में ही WHO के अकॉर्डिंग 2 फार्मूला फीड्स हैं, F75 एंड F100, तो हमें वो भी देना है। स्टार्ट हम करते हैं F75 से। ये क्या है हमारा, ये है स्टेबलाइजेशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज ये फर्स्ट फेज होता है। और F75 का मतलब क्या है, FS फॉर फार्मूला फीड, 75 मतलब 75 किलो कैलोरी मिल रही है इस फीड से, और प्रोटीन कितना है, 0.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हमें इससे स्टार्ट करना है। फिर जब बच्चा इसको अच्छे से टॉलरेट करना स्टार्ट कर देगा तो हम स्विच करेंगे किस पे, F100 फीड पे। F100 क्या है हमारा, रिहैबिलिटेशन फेज, सेकेंड फेज है ये हमारा, ठीक है। 100 का मतलब 100 किलो कैलोरी और 2.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है हमारा F100 फार्मूला फीड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, मेरास्मस के कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, बस यही है कि जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा बच्चे को और ज़्यादा, ठीक है, हाइपोथर्मिया, सिवियर डिहाइड्रेशन,
ये सारी चीज़ें जो है वो, और बहुत ज़्यादा सिवियर माल नरिशमेंट, सिवियर वेस्टिंग, यही सारी चीज़ें इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन, अनीमिया, ये सब क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशन एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई होप you understood the video well. Thank you.